हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका? पिछले क्लास में जो सब पढ़े थे सब कंप्लीट हो गया? वेरी गुड। अच्छे बच्चे सब है ना? अब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं किसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? और सुनाइए, रिवीजन चल रही है एकदम? आपका जो सदिश का योग है वो लगभग खत्म ही हो गया है अब, क्योंकि जो मेनली सदिश का योग है उसमें यही सब होता है। किसी का अधिकतम मान निकालना, निम्नतम मान निकालना, त्रिभुज नियम से जोड़ना, समांतर चतुर्भुज से नियम से जोड़ना, तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं, है ना? तो वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। और जो सब आपने योग में पढ़ा था वही सब अब आगे जो है वो हम लोग घटाव में भी पढ़ेंगे। जो सदिश का घटाव होगा वही सारी विधि पढ़ी जाएगी जो विधि आपने पढ़ा है जोड़ने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उसको रिवीजन करें, है ना? रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि सदिश का जो घटाव आप पढ़ रहे हैं वो सब एकदम पहले जैसा है। मतलब जैसे आपने योग में पढ़ा था, सदिश को जोड़ने में पढ़ा था, वही सब कुछ सदिश के घटाव में भी आएगा, है ना? तो एकदम मज़े में सब कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको लगेगा भी कि सब पढ़ा हुआ है पहले से, तो रिवीजन करते जाएंगे, कंप्लीट होता जाएगा। क्या राजकुमार, कुछ बोल दो तुम भी। चलिए फिर शुरू किया जाए अपनी कहानी। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सदिश योग के बहुभुज नियम। बहुभुज नियम को पॉलीगन लॉ कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। बहुभुज का क्या होता है अंग्रेजी पता है आप सबको? बहुभुज नियम मतलब पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हो? बहुभुज आपने नाम सुना है? ये बताओ पहले, बाकी बातें तो बाद में होगी। बहुभुज से आप क्या समझते हो? यहां पर लिखा हुआ है बहुभुज नियम, इसका मतलब क्या है? क्या इसमें बहुत सारी भुजाएं बनेंगी? बहुत सारे भुजाएं बनेंगी मतलब क्या दो से अधिक भुजाएं होनी चाहिए? त्रिभुज नियम में आपने देखा था कि हम दो सदिश को जोड़े थे तो उसमें एक परिणामी सदिश बना था जिससे वो त्रिभुज का आकार ले लिया था, त्रिभुज की आकृति बनी, तो उसका नाम आपने त्रिभुज नियम लिख दिया। समांतर चतुर्भुज नियम में आपने देखा था कि हमने दो सदिशों को जोड़ा, दो सदिशों के समांतर दो सदिश लिया और उससे बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। तो उसका जो विकर्ण था, है ना, उभयनिष्ठ शीर्ष से गुजरने वाली जो विकर्ण थी वही उसकी परिणामी सदिश थी और उसका नाम पड़ गया समांतर चतुर्भुज। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जो आकृति बनने वाली है उसी को देख के इसका नाम बहुभुज नियम रखा गया होगा? बहुभुज मतलब ऐसे ही स्पष्ट है, बहुत सारी भुजाएं। यस और नो? बहुत सारी भुजाएं मतलब इसमें जब हम जोड़ेंगे तो मेरी सदिश दो से अधिक होगी। दो सदिश थी तो आपको याद करो त्रिभुज नियम आपने लगाया था। ए सदिश बी सदिश को जोड़ा त्रिभुज नियम से, ए सदिश बी सदिश को जोड़ा समांतर चतुर्भुज नियम से। तो इसमें जब आप जोड़ेंगे तो आपको जो सदिश मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? दो से अधिक। क्या ये बात क्लियर हो गया काजल आपका? इसमें जब सदिशों को हम जोड़ेंगे तो सदिश हमारा कितना रहेगा? दो से अधिक। दो सदिश को जोड़ा था हमने ए और बी को त्रिभुज नियम से, दो सदिश ए और बी को हमने जोड़ा था समांतर चतुर्भुज नियम से। अब हम लोग आ गए हैं बहुभुज नियम में जिसमें दो से अधिक सदिशों को हम जोड़ेंगे और वो एक बहुभुज आकृति में बनेगा और इसीलिए इसका नाम बहुभुज नियम कहा जाता है। ओके, चलिए परिभाषा तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीगन लॉ में सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अपना एक सदिश है ये ए वेक्टर। अब मुझे बताओ आप लोग को त्रिभुज नियम याद है अच्छे से? त्रिभुज नियम के रूल रेगुलेशंस आपको याद है? यस और नो में जवाब दो। त्रिभुज नियम के रूल पता है आप सबको? जो त्रिभुज नियम का रूल रेगुलेशन है ना, वही रूल रेगुलेशन बहुभुज नियम में भी होगा। सर इसमें अलग नहीं होगा कुछ? क्या कुछ भी अलग नहीं होगा, वही सारे रूल फॉलो किए जाएंगे। बस यहां पर जो हम त्रिभुज नियम में जो हम जोड़ते थे वो दो सदिशों को जोड़ते थे
और बहुभुज नियम में जोड़ेंगे तो दो से अधिक सदिशों को जोड़ेंगे। बाकी सारे रूल रेगुलेशंस हम वैसा ही यूज करेंगे जैसा हमने त्रिभुज में किया था। सुनो, अब मान लो एक सदिश है ए। ठीक है सर, मान लिया मैंने। अब जरा सुनना, क्या आप सबको त्रिभुज नियम याद है? तो त्रिभुज नियम क्या कहता था कि जो पहला सदिश का शीर्ष है, बेटा आपको याद होगा जहां तीर बनता है उसको शीर्ष कहते थे, यस और नो? और जो पीछे बनता था, पीछे वाले पार्ट को हम लोग पुच्छ कहते थे। याद आया? शीर्ष पुच्छ। इंग्लिश में कहते थे हेड और टेल। ये हेड, ये टेल। क्लियर है? तो अगर आपके पास दो से अधिक सदिश हैं और उसको जोड़ना है तो क्या करेंगे वो सुनिए। प्रथम सदिश के हेड पर जो द्वितीय सदिश है उसका टेल रखेंगे। रख दिए। ध्यान देना सभी लोग, कहीं दिक्कत हो मुझे बताना। प्रथम सदिश का हेड और ये द्वितीय सदिश का टेल। हेड पे टेल रखा गया। इसी क्रम में जो आपका तृतीय सदिश होगा, मतलब जो मेरा तीसरा सदिश आएगा, उसका टेल द्वितीय सदिश के हेड पे रखेंगे। यस और नो? अब जो मेरा अगला सदिश, चौथा सदिश होगा, जो चतुर्थ सदिश होगा, उसका टेल तृतीय सदिश के हेड पे रखेंगे। ऐसे जितने सदिश आपको दिए जाएंगे इसी क्रम में रखते जाना है। इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बेटा बी वेक्टर, इसका नाम सी वेक्टर, इसका नाम डी वेक्टर, जहां तक आपको लिखना है। दो से अधिक होना चाहिए। हम ए बी और सी को भी जोड़ सकते थे, ए बी सी डी को भी जोड़ सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। दो से अधिक सदिशों को जब भी जोड़ना होगा तो हम बहुभुज नियम लगाते हैं, और बहुभुज नियम बिल्कुल त्रिभुज नियम के जैसा ही चलता है। प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ, द्वितीय सदिश के शीर्ष पर तृतीय सदिश का पुच्छ, तृतीय सदिश के शीर्ष पर चतुर्थ सदिश का पुच्छ। ऐसे क्रमागत हम लोग रखते जाएंगे। तो मान लीजिए कि मुझे इन्हीं चारों को जोड़ना है। किन चारों को? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और इन चारों को जोड़ के जो मेरा परिणामी सदिश है आर वेक्टर, वो निकालना है। तो परिणामी सदिश क्या होगा पता है? प्रथम सदिश के टेल से और अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली जो सदिश होगी वही कहलाएगा परिणामी सदिश। मुझे बताओ, क्या ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं किया? क्या ये त्रिभुज नियम के जैसा ही नहीं है? हाँ या ना? अपने मुख से बोल दो जरा। प्रथम के शीर्ष पर द्वितीय का पुच्छ, द्वितीय के शीर्ष पर तृतीय का पुच्छ, तृतीय के शीर्ष पर चतुर्थ का पुच्छ। ऐसे ही अगर क्रमागत रूप में हम अनेक सदिशों को जोड़ते हैं, एक ही क्रम में अनेक सदिशों को जोड़ते हैं, तो जो परिणामी सदिश होता है बेटा, वो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश होती है, और जिसको कहते हैं परिणामी सदिश। आप मुझे बताओ, जब आप त्रिभुज नियम पढ़े थे तो क्या त्रिभुज नियम ऐसा ही नहीं था? कैसा सर? प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ, क्या वहां पर हमने दो सदिशों को जोड़ा था? यस। प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ रखे थे, तो परिणामी क्या था? परिणामी था प्रथम के पुच्छ से द्वितीय के शीर्ष को मिलाने वाली जो सदिश थी, वही था परिणामी सदिश। तो यहां पर भी प्रथम ये है, आखिरी ये है। अरे प्रथम ये, अंतिम ये, लेकिन यहां पर अंतिम दूसरा था, तो हमने बोला था प्रथम के पुच्छ से द्वितीय के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो है वो परिणामी सदिश होगी। लेकिन यहां पर चूंकि बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश जो होगी वही परिणामी सदिश कहलाएगी। मुझे बताओ, क्या ये परिभाषा आप खुद से नहीं बना सकते हो? यस। और इसको बहुभुज नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो से अधिक भुजाएं आ गई। ए और बी दो सदिश था, उसका एक परिणामी बना था, ये त्रिभुज का रूप ले लिया था, इसलिए आपने इसको त्रिभुज नियम कहा था।
यहां पर अनेक भुजाएं हैं, अनेक सदिशों को जोड़ा गया है, ए को, बी को, सी को, डी को, आर को नहीं, आर तो उसका परिणामी है, ए को, बी को, सी को और डी को जोड़ा गया है और तब निकला है परिणामी सदिश। तो बिल्कुल नियम तो सेम ही है, नियम में कहां कोई फर्क है। प्रथम के पुच्छ पर द्वितीय का शीर्ष, सॉरी प्रथम के शीर्ष पर द्वितीय का पुच्छ, तो यहां भी तो वही है, प्रथम के शीर्ष पर द्वितीय का पुच्छ, द्वितीय के शीर्ष पर तृतीय का पुच्छ, तृतीय के शीर्ष पर चतुर्थ का पुच्छ। अगर इसको एक ही क्रम में रखा जाए या एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश जो होती है वही इन सभी सदिशों के योग का परिणामी सदिश कहा जाता है। मुझे पहले बताइए, जो मैंने शब्द कहा उन शब्द से खुद से आप परिभाषा लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे? प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ, द्वितीय सदिश के शीर्ष पर तृतीय सदिश का पुच्छ एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होगी। नहीं लग रहा है कि अपने शब्दों में इसको लिखना ज्यादा आसान है? यहां भी आपको मैंने कुछ ऐसा ही बताया था कि द्वितीय सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होती है। अब आपको जैसे मर्जी है परिभाषा बनाओ, समझ में आना चाहिए। यस और नो? यस। फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात सिर्फ आप मुझे इतना बता दो, क्या इसका जो नियम है क्या इसका जो नियम है वो त्रिभुज नियम से मिलता जुलता है? हाँ या ना बोलो। क्या इसका जो नियम है बहुभुज नियम का, क्या वो त्रिभुज नियम के जैसा ही है? बिल्कुल 100%। यस। प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ रखा जाता है तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होती है। उसी प्रकार से प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ और द्वितीय सदिश के शीर्ष पर तृतीय सदिश का पुच्छ एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो, या क्रमागत रूप से प्रदर्शित किया जाए तो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होगी। अब चलिए, यह तो हो गया खुद से जो हमने समझा, उसके अनुसार जो परिभाषा बना दिया वो किताबों में क्या लिखा रहता है। आज ये उस पर थोड़ी विशेष बात कर लें। तो इस त्रिभुज को हटाइए, त्रिभुज की तो कोई जरूरत नहीं है, बस तुलना करने के लिए मैंने आपको बताया था। अब क्या कहता है जरा यहां भी देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? बहुभुज नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार दो से अधिक सदिशों को, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुभुज नियम में जब आप जोड़ते हैं तो दो से अधिक लेते हैं। दो अगर जोड़ना होगा ए और बी को तो हम त्रिभुज नियम लगा लेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम लगा लेंगे। बहुभुज नियम क्यों बनाया गया? दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो से अधिक सदिशों को यदि किसी खुले बहुभुज की भुजाएं, खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। एक ही क्रम, समझ गए? देखिए, इसका हेड है, इसका टेल है, फिर हेड और टेल। देखो यहां पे क्या हो रहा है, हेड और टेल मिल रहा है, उसी क्रम में अगला भी हेड और टेल मिलना चाहिए, उसी क्रम में अगला भी हेड और टेल मिलना चाहिए। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। क्रम समझे? प्रथम के हेड पर यानी प्रथम के शीर्ष पर दूसरे का पुच्छ, दूसरे के शीर्ष पर तृतीय का पुच्छ, तृतीय के शीर्ष पर चतुर्थ का पुच्छ। क्रमागत समझ गए? एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश बहुभुज को मिलाने वाली भुजाएं द्वारा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो इसका परिणामी सदिश बनेगा वो इसको बंद करने वाली जो सदिश होगी, इसको बंद करने वाली सदिश कैसे होती? ये ऐसे। तो बंद करने वाली सदिश जो होगी, इस बहुभुज को जो बंद करेगी सदिश, उसके विपरीत होगा दिशा। परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होगा? विपरीत। आपको मैं ऐसे समझाता हूं, यहां साइड में अगर मैं इस बहुभुज को बंद करता तो क्या ऐसा बनता? बताना मुझे। अगर मैं कहूं कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, तो अगर आप इन दोनों को तुलना करो तो मुझे बताओ
ई वेक्टर का जो तीर बना है वो नीचे की तरफ बना है ना? यस और नो? ई वेक्टर का तीर किधर बना है? नीचे ना? और मुझे बताइए परिणामी सदिश का किधर बन रहा है? ऊपर ना? जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर इन चारों को जोड़ा गया तो इसको बंद करने के लिए जो भुजा बनी ई, वो नीचे की तरफ बनी। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी को सिर्फ जोड़ूं तो इसका जो परिणामी बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है ना? इसीलिए बोल रहा है कि परिणामी सदिश है ना, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। ई नीचे है तो इसका आर ऊपर है, तो इसको बंद करने में जो भुजा का इस्तेमाल होगा उसका विपरीत दिशा होता है किसका? परिणामी सदिश का। और मान समान होता है। इसको अगर आप बंद करते तो ऐसे लेते, बंद करना समझते हैं? क्रमागत रूप से बंद करने का मतलब समझते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके बंद कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 कर दिया। तो अगर कोई आपसे बोलता कि ए से लेके डी तक का परिणामी सदिश बताओ, ई नहीं लेना है, तो परिणामी सदिश आप ऐसे बनाते ना, प्रथम के सिर से अंतिम के पुच्छ तक। तो यही कह रहा है कि जो परिणामी सदिश होता है एबीसीडी का, वो इसको बंद करने वाली जो भुजा ई है ना उसके विपरीत होगा, लेकिन मान में बराबर होगा। मान मतलब दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये इसका परिभाषा है। बट मैंने जो कहा था वो परिभाषा आप यूज करो, सबसे ज्यादा अच्छा है। क्या? प्रथम के शीर्ष पर द्वितीय का पुच्छ, द्वितीय के शीर्ष पर तृतीय का पुच्छ। इसी प्रकार से क्रमबद्ध यदि सदिशों को हम रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होगी। और इसमें लिखना है तो अगर दो से अधिक सदिशों को खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो इसका परिणामी सदिश इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। यस और नो? तो यही इसका मतलब है कि जब आप बहुत सारे सदिशों को एक ही क्रम में रखेंगे तो इसको बंद करने वाली जो सदिश होगी उसके विपरीत दिशा में होगा क्या? परिणामी सदिश। मान बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। अगर आप एबीसीडी को जोड़ते हैं, एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं आपको बोलता, यहां पे गंदा ना हो इसलिए मैं अलग से समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, चलो इतना ही रहने देता हूं, ए बी सी डी, यानी दो से अधिक सदिशों को खुले बहुभुज के भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में, है ना, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो सुनना, अगर ए बी सी डी को जोड़ना है, ठीक है, तो इसका जो परिणामी सदिश है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो परिणामी सदिश है वो क्या होगा? प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश। क्या यही परिणामी सदिश होगा? लेकिन मुझे बताओ इस बहुभुज को बंद करने वाली सदिश कैसे होती? बंद करना मतलब चारों तरफ से घेर देना। क्या इसको बंद करने वाली सदिश ऐसे होती? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बताओ। क्या बंद करने वाली सदिश ऐसे होती? जैसे आपने ए के शीर्ष पर बी के पुच्छ रखा, बी के शीर्ष पर सी का पुच्छ रखा, सी के शीर्ष पर डी का पुच्छ रखा, क्या वैसे ही डी के शीर्ष पर ई का पुच्छ रखते तो ये बंद हो जाता? तो अगर ये बंद हो जाता आपका, एक चारों तरफ से देखो, ये चारों तरफ से बंद हो गया आपका बहुभुज, लेकिन उसका जो परिणामी सदिश है वो क्या ऊपर की तरफ बना है? देखो, बंद करने वाली भुजा कौन है? ई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी को बंद करने वाली भुजा कौन है? ई। ए बी सी डी, मुझे चार ही जोड़ना था, ए बी सी डी, तो इसको बंद करने वाली भुजा कौन है बाबू? ई। लेकिन मेरा परिणामी सदिश ए बी सी डी के लिए कौन है? ए से डी तक। तो मेरा परिणामी सदिश ऊपर की तरफ है जबकि बंद करने वाली भुजा नीचे की तरफ है, इसीलिए लिखा हुआ है विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। यह समझने बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं। ए बी सी डी को बंद करने वाली भुजा ई है, जरा सोचो। लो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए ई नहीं था, देखो आपको अभी क्लियर कर देता हूं फिर से। ये देखो ई नहीं था, इसको भी हटाओ, मान लो नहीं था, जवाब जाएगा ही नहीं। यहां देखिए ई नहीं था, सिर्फ मुझे ए बी सी डी को जोड़ना था, तो ये परिणामी था। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी को बंद करता तो क्या मुझे बंद करने के लिए ई बनाना पड़ता? देखो, ये देखो, ये बंद करने के लिए आपने ई बनाया। तो बंद करने के लिए जो आपने ई बनाया, यानी जो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा बनेगी, उसी के विपरीत होगा परिणामी सदिश।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है। जो परिणामी सदिश होती है वो जितना भी सदिश को जोड़ना है उसको बंद करने वाली जो भुजा होती है उसके विपरीत होता है और परिमाण में बराबर होता है। तो उसका जो परिणामी सदिश है वो क्या होगा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। यही इस वर्ड का मतलब है। समझ गए? तो ए बी सी डी यहीं तक था सदिश, तो इसको बंद करने वाली भुजा है ई, तो ई बनेगा नीचे लेकिन परिणामी सदिश बनेगा ऊपर, यानी बंद करने वाली भुजा के बिल्कुल विपरीत होता है कौन, परिणामी सदिश, लेकिन मान में बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है। खत्म। और याद रखना है जब भी बहुभुज नियम आप लगाएंगे तो एक क्रम में होना चाहिए। जितनी भी आपको सदिश दी गई है वो एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। एक ही क्रम का मतलब होता है एक का शीर्ष तो दूसरे का पुच्छ, फिर शीर्ष पुच्छ, ऐसा होगा। तब जो परिणामी सदिश बनेगी वो प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष तक। खत्म। अब दो चीज मुझे समझाना था, समझ गए? एक ही क्रम का मतलब समझ गए? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे चलेगा। और परिणामी सदिश के बारे में क्या बताया, जो इसको बंद करने वाली सदिश होगा उसके बिल्कुल विपरीत बनेगा कौन, परिणामी सदिश। जो भी सदिश दिया जाएगा उसको बंद करने वाली जो सदिश होगी उसके विपरीत दिशा में कौन बनेगा, परिणामी सदिश। यही ये कह रहा है। और बहुभुज में क्या होगी, दो सदिशों से अधिक होगी, तो दो सदिशों से अधिक ले लिए। चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे इसको मैं जरा छोटा कर लेता हूं ताकि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता सकूं। यहां देखिए, अगर मैं आपको कहूं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों को जोड़ना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। पहले मुझे बताओ क्या ये एक ही क्रम में है, हाँ या ना बताओ। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को बहुभुज नियम से जोड़ना है, मुझे पहले बताओ ये एक ही क्रम में है? आपको पहचानने भी आना चाहिए। क्या ए बी सी, मुझे क्या निकालना है यहां, आर वेक्टर निकालना है जो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। बोलिए एक ही क्रम में है ए बी सी, हाँ या ना? एक क्रम में है कि नहीं? ए के हेड पे बी का पुच्छ, बी के हेड पे सी का पुच्छ, क्या एक ही क्रम में है? मुझे इन तीनों को जोड़ना है, मुझे इन तीनों को जोड़ना है। किन तीनों को? ए बी सी को। तो क्या ये एक ही क्रम में लिखा गया है? एक ही क्रम में होना चाहिए। बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। तो बताओ एक ही क्रम में है कि नहीं? जल्दी जवाब दो, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। काजल बताइए, क्या ये एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है? ए बी सी को, ए बी और सी को एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है, हाँ या ना बोल दो जल्दी। काजल, पल्लवी, राजकुमार, मयंक बताओ फटाफट। हाँ, एक ही क्रम में है बेटा। यहां पे हेड तो इसका टेल, यहां हेड इसका टेल, एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल, ए का हेड बी का टेल, बी का हेड सी का टेल, एक ही क्रम में होता है। क्लियर है? अब एक ही क्रम में है इसका मतलब बहुभुज नियम के हिसाब से ये सही चल रहा है। अब सुनना, परिणामी सदिश क्या होगा? अगर ए बी सी को जोड़ा जाए तो क्या इसको बंद करने वाली भुजा, इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा क्या ऐसे बनेगी? मैं परिणामी नहीं बोल रहा हूं, इसको बंद करने वाली भुजा का बात कर रहा हूं। क्या बंद करने वाली भुजा ऐसे बनेगी? क्या ऐसा करने से ये चारों तरफ से बंद हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? क्या बंद करने वाली भुजा ऐसे बनेगी? अगर बंद करने वाली भुजा ऐसे बनेगी तो मुझे बताओ परिणामी सदिश कैसे बनती? क्या परिणामी सदिश ऐसे बनती? क्या बंद करने वाली भुजा और परिणामी सदिश एक दूसरे के विपरीत है, हाँ या ना बोलो? बंद करने वाली भुजा का मतलब होता है फिर से एक और रेखा खींच के इसको चारों तरफ से बंद कर दो। लेकिन परिणामी सदिश क्या होती है? वो तो होती है प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष तक। बंद करने वाली उसी क्रम में चलेगी, एक के शीर्ष पर बी का पुच्छ, बी के शीर्ष पर सी का पुच्छ, सी के शीर्ष पर डी का पुच्छ बना के इसको बंद कर दिए। लेकिन मुझे जोड़ना तीन को ही था, तो इन तीनों को बंद करने वाली जो होगी सदिश उसका बिल्कुल विपरीत है परिणामी सदिश। ये मैं समझाना चाहता हूं। बंद करने वाली ऐसे बनती ऊपर से नीचे की तरफ, ये बंद करने वाली सदिश है ये वाला। लेकिन परिणामी सदिश क्या होता है? अगर एबीसी को जोड़ना है तो परिणामी सदिश होता है
पहले वाले सदिश यानी ए के पुच्छ से अंतिम वाली सदिश यानी सी के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश होती है परिणामी सदिश। मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? वही लिखा हुआ है कि परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगा। किसके? बंद करने वाली सदिश का जो होगा वो परिणामी सदिश की तुलना में देखा जाए तो मान में समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट यहां मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए था। ये बंद करने वाली सदिश हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना? हमें तो सिर्फ परिणामी सदिश बनाना है, तो परिणामी सदिश हम ऐसे बना देंगे बड़े प्यार से। चलो इसको हटाओ। परिणामी सदिश अगर मुझे बनाना है तो परिणामी सदिश क्या बनेगा? प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश जो है वही कहलाएगा इसका परिणामी सदिश। प्रथम का पुच्छ यहां, अंतिम कौन है? ए बी सी को जोड़ना है तो ए प्रथम है, सी अंतिम है, तो प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली जो सदिश है वो परिणामी सदिश होती है। और ये सदिश इस बहुभुज को बंद करने वाली जो अंतिम भुजा होती है उसके परिमाण में बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है, क्योंकि इसको बंद करने वाली भुजा नीचे बनती जबकि मेरा आर ऊपर है। बाकी परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होता है। तो किसी भी सदिश को अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली जो सदिश होगी वही कहलाएगी बहुभुज का क्या? परिणामी सदिश। डन? चलिए तो इसी पर एक आध छोटा मोटा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करके हम देखते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप सब जवाब दीजिएगा कि इसका परिणामी सदिश क्या होगा। मैं कहता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर बताओ इसमें क्या होगा, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के बराबर है, तो पहले ये चेक करो कि ये एक ही क्रम में है, और अगर है तो इसका परिणामी सदिश कैसा होगा अपने कॉपी में बनाओ और मेरे साथ मैच करो। इस चित्र में आर सदिश कैसे बनेगा? अगर ये आपको आ गया तो अगला प्रश्न है वो करो खुद से। दूसरा प्रश्न इसी में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इसमें मुझे चारों को जोड़ना है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, चारों को जोड़ना है, तो इसका जो परिणामी सदिश है वो क्या होगा? बन गया। मुझे बताइए ए बी सी डी ई को जोड़ना है तो क्या इसका परिणामी सदिश प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा होगी क्या? क्या आप सभी ने ऐसे बना के दिखाया है कि यही आर वेक्टर होगा? सही बोलो, मैंने क्या सही बनाया? प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ही आर वेक्टर होगा यानी परिणामी सदिश होगा। यस। जो इसको बंद करने वाली भुजा है उसके विपरीत दिशा में जो बनती है वही परिणामी सदिश होता है, या प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो है वही परिणामी सदिश होती है। बोलो ऑल इज वेल है? जल्दी बताओ, ऑल इज वेल? हाँ या ना? चलो इसमें बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को जोड़ना है और तब परिणामी सदिश कैसे बनेगा? क्या होगा इसका परिणामी सदिश? इसका जवाब बोलो बोलो। इसमें कहां से कहां मिलाओगे? इसमें तो प्रथम का पुच्छ था ए का पुच्छ यानी प्रथम, और लास्ट वाला कौन है? ई। तो ए का पुच्छ और ई का शीर्ष को आपने मिला दिया। इसमें किसका पुच्छ और किसका शीर्ष मिलाओगे? जल्दी, क्या होगा परिणामी सदिश? फटाफट बोलो काजल। इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आर है, तो इसमें आर कहां बनेगा? आर क्या होगा? किधर बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? इसमें कहां मिलाएंगे? अरे इसमें भी सेम करेंगे,
प्रथम कौन? ए का पुच्छ, अंतिम कौन? डी का शीर्ष। मिला दो, ए का पुच्छ यहां, डी का शीर्ष यहीं। क्या मुझे इतना बता दो आप लोग, क्या ए का पुच्छ और डी का शीर्ष दोनों एक ही जगह है? हां या ना? ए का पुच्छ और डी का शीर्ष क्या एक ही जगह है? हां या ना? नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्वेश्चन कितना भी उलझन वाला हो, नियम हमेशा वही रहेगा जो आप पढ़े हैं। मुझे बताइए, ए का पुच्छ और डी का शीर्ष क्या एक ही जगह है? यस और नो में जवाब दो, जल्दी बताइए, हां या ना? मुझे प्रथम का पुच्छ और अंतिम का शीर्ष मिलाना था। प्रथम का पुच्छ भी यही, अंतिम का शीर्ष भी यही, पहले से मिला हुआ है। अगर पहले से मिला हुआ है तो बोलो इन दोनों को जो रेखा मिलाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी? जब ये पहले से मिला हुआ है तो इसको मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी? 0। भाई साहब, इस पूरे को आपने जोड़ा तो इसका जो आर है बेटा वो 0 है। ए वेक्टर भी, बस देखो कि ये एक ही क्रम में है कि नहीं, एक क्रम में होना चाहिए, इस बात को कभी मत भूलना। प्रथम का हेड, द्वितीय का टेल, द्वितीय का हेड, तृतीय का टेल, तृतीय का हेड, चतुर्थ का टेल, एक ही क्रम में है। तो प्रथम के शीर्ष और अंतिम के, मतलब प्रथम के पुच्छ और अंतिम के शीर्ष, यानी प्रथम का टेल और अंतिम का हेड को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होती है। यहां दोनों एक ही जगह पे है, यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा 0 है, पहले से मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। यहां से आप क्या सीखे? अगर एक ही क्रम में कोई बंद बहुभुज हो तो बेटा उसका परिणामी सदिश 0 होता है। अगर तो खुला हो, सर ये भी तो बंद है, अरे नहीं गधा, ए बी सी डी ई तक ही था, खुला ही तो था, ये तो मैंने खुद बनाया है, ये तो परिणामी सदिश आर मैंने बनाया है, तब ये जाके बंद हुआ है, वो भी बंद क्रमागत नहीं हुआ, ये परिणामी सदिश प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष तक मिल गया। जब आपको ए बी सी डी ई दिया गया था तो ये खुला हुआ बहुभुज था। ओ, लेकिन यहां जो मैंने आपको प्रश्न दिया पहले से ये बंद था, वो भी एक ही क्रम में, एक ही क्रम, एक ही क्रम, एक ही क्रम। एक ही क्रम का मतलब होता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल। एक ही क्रम में अगर कोई बहुभुज चारों तरफ से आपको बंद मिलता है बेटा तो उसका परिणामी सदिश 0 होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम और अंतिम को जब आप मिलाओगे तो दोनों एक ही जगह पाया जाएगा, और एक ही जगह पाया जाएगा तो दोनों के बीच को मिलाने वाली परिणामी सदिश 0। क्या समझ में आपको आ गया? यस और नो? जल्दी हाँ या ना बोल दो। क्या आपको बढ़िया से समझ में आ गया? एक ही क्रम में अगर कोई बहुभुज पहले से ही बंद है तो उसका परिणामी सदिश 0 होगा, और अगर खुला हुआ है तो प्रथम के शीर्ष, सॉरी, प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होगी, और बंद है तो 0 होगा। लेकिन शर्त है एक ही क्रम में होना चाहिए। एक ही क्रम में मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, प्रथम का हेड, द्वितीय का टेल, द्वितीय का हेड, तृतीय का टेल, तृतीय का हेड, चतुर्थ का टेल, ऐसा सिस्टम चलना चाहिए। एक ही क्रम में प्रदर्शित होना चाहिए, क्रमागत बना होना चाहिए। कह दो तुम्हें समझ में आया कि नहीं फटाफट। ये चारों तरफ से पहले से बंद था, और नियम तो वही है, प्रथम के टेल से अंतिम के शीर्ष को मिलाएंगे आप तो ये कहां मिलाएंगे? पहले से मिला हुआ है, तो ये दूरी 0 हो जाएगा, इसलिए परिणामी सदिश 0 हो गया। इजी है? चलो एक और बता दो, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी 1 सेकंड में, 1 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए को, बी को, सी को, डी को, सभी को जोड़ना है तो बताइए इसका परिणामी सदिश क्या होगा? इसमें जो आप आर वेक्टर बनाएंगे वो क्या होगा? जल्दी बताइए। क्या 0 होगा? हाँ या ना? क्या एक ही क्रम में है? प्रथम का हेड, द्वितीय का टेल, द्वितीय का हेड, तृतीय का टेल, चेक कर लिया करो, तृतीय का हेड, चतुर्थ का टेल है, और क्या ये चारों तरफ से बंद है? एक ही क्रम में क्या ये बंद बहुभुज है? परिणामी सदिश 0 होगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत इजी निकला। हाँ, और अगर खुला होगा तो, खुला होगा तो प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिला देंगे। क्या कहते हो? आया मजा? बोल दो हाँ या ना। चलिए बस हो गया, तो यही इसमें जानना था। एक ही क्रम में होती है, और अगर चारों तरफ से बंद होती है तो परिणामी सदिश 0 होता है, और अगर बहुभुज खुला हुआ हो, एक ही क्रम में रखा हुआ हो,
तो प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होती है ना, जो कि उसको बंद करने वाली भुजा के विपरीत दिशा में होती है। यही कहानी है, बस हो गया, डन है। आगे बढ़ते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर कहानी करते हैं खत्म, बहुभुज की खेल खत्म और मेथड भी खत्म। एक मस्त क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का, और भाई साहब एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं करके क्या होगा। दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया है देखो, ए वेक्टर, इसका नाम ए बी का नाम है ए वेक्टर, बी सी का नाम है बी वेक्टर, ये दो दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर और एफ ए वेक्टर निकाले। ये क्वेश्चन जल्दी किसी से बनता नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताना। ए बी वेक्टर दिया हुआ है ए और बी सी वेक्टर दिया हुआ है बी, बाकी नहीं दिया हुआ है, बाकी निकालना है। तो मुझे ये बताओ, पहला हम शुरू करते हैं आसान से, सी डी को भी रहने दो, सी डी वाला जो है थोड़ा उलझन है। पहले शुरू करते हैं डीई से। कोई बच्चा मुझे बताओ तो डीई वेक्टर को देख के बताना चित्र में एकदम अच्छे से। डीई वेक्टर को अच्छे से देखो, कहां पे है डीई, क्या दिख रहा है आप सबको? डीई, डीई दिख रहा है सबको? यहां पे तीर है ऐसे, इधर बना हुआ है तीर। अगर आपको नहीं दिखे तो ए बी का ऐसे बना हुआ है, बी सी का ऐसे बना हुआ है, सी डी का ऐसे बना हुआ है बेटा, डीई का ऐसे बना हुआ है, ई एफ का ऐसे बना हुआ है और एफ ए का ऐसे बना हुआ है। अब आपको क्लियर दिख जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए आप सब, जो डीई सदिश है, और आपको जितना भी आंसर निकालना है वो ए और बी की मदद से निकालना है। तो आप लोग मुझे बताइए, जो डीई सदिश है, ध्यान दीजिएगा, डीई सदिश है, क्या ये डीई सदिश ए बी सदिश के समांतर है? हाँ या ना बोलो। डीई क्या ए बी के जैसा है? लेकिन आप देखो ए बी आगे की तरफ है, तीर देखो, ए बी आगे की तरफ है और डीई पीछे की तरफ है, यानी विपरीत है। विपरीत है मतलब प्रति समांतर है। काजल, ए बी आगे है बेटा और डीई पीछे, ऐसे विपरीत दिशा में है। यस और नो? लेकिन दोनों का मान बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, बिल्कुल सेम है। तो ये और ये अगर बिल्कुल सेम है और सिर्फ विपरीत की बात है, तो मुझे बताइए, अगर ये ए है और ये विपरीत में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डीई वेक्टर है वो विपरीत है ए वेक्टर के? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर और साथ में माइनस लगा सकता हूं? क्या आप लोग को याद है कि सदिश में जो विपरीत होता है उसमें माइनस लगाते हैं? जैसे मैं अगर जाता हूं 10 मीटर पूरब की ओर और कोई जाता है 10 मीटर पश्चिम की ओर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये है ए वेक्टर तो मैं हूं माइनस ए वेक्टर? सदिश में विपरीत का मतलब होता है माइनस हो जाना। आप अगर 10 मीटर पूरब गए तो आप अगर लिखेंगे ए वेक्टर बराबर 10, यस और नो, आई कैप, तो मैं लिखूंगा बी वेक्टर, मैं अगर पश्चिम गया तो मैं लिखूंगा बी वेक्टर बराबर क्या? आपका जो ए वेक्टर था उसमें माइनस लगा दूंगा, माइनस ए वेक्टर। अरे कहने का मतलब यह है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना समझो, कहने का मतलब यह है कि कोई सदिश अगर जिधर भी जा रही है उसके विपरीत वाला सदिश जो होता है वो माइनस लग जाता है। इतना आप जानते हैं ना, इसको हम लोग ऋणात्मक सदिश कहते हैं। और विपरीत का जो बीच का कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, ये सब पढ़ाए थे आपको। तो अगर मेरा ए बी आगे की तरफ है और डीई पीछे की तरफ है, तो अगर कोई पूछेगा डीई कितना होगा, तो ए बी अगर ए था तो डीई माइनस ए होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? हाँ या ना अपने मुख से बोल दो, बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक जवाब यही था। ए बी आगे है, डी पीछे है, तो ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर दिया है, तो डी वेक्टर जो है वो माइनस ए वेक्टर होगा क्योंकि विपरीत दिशा में है। चलिए और कौन सा अगला करते हैं, ई एफ। आ जाओ, ई एफ वेक्टर, चलिए देख लेते हैं कहां है ई एफ। ई एफ, ई एफ ये रहा, ई एफ ये ऐसे है। जल्दी से देखो तो ई एफ के कोई समांतर या विपरीत है इसमें बना हुआ? देखो तो, देख के बताओ। ई एफ जो मैंने बनाया है इसके समांतर या विपरीत कोई भुजा है? हाँ मिल गया, ई एफ नीचे और इसके बिल्कुल समांतर ये, लेकिन प्रति समांतर है, ये नीचे है ये ऊपर है।
EF है इधर नीचे की तरफ, और बिल्कुल इसी के देखो बिल्कुल सेम BC है ऊपर की तरफ। बता दो मुझे EF क्या होगा जल्दी, राजकुमार, काजल। ये EF है बेटा, बिल्कुल EF के जैसा कोई भुजा इसमें है? हाँ है, BC, लेकिन EF नीचे है, BC ऊपर है। तो मुझे बताइए BC का जो है वो B वेक्टर दिया हुआ है, तो EF का क्या होगा? बता दो बता दो। EF का पूछ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं जो EF है वो BC के विपरीत है? EF नीचे है, BC ऊपर है, और BC का दिया हुआ था B वेक्टर, तो EF का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आप सबका आया, -B वेक्टर। वेल डन, सुपर, बहुत अच्छा, 2 कंप्लीट। चलिए थर्ड नंबर, स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड है बेटा, हम निकाल रहे हैं CD का, निकालेंगे अब। ये दोनों इजी था इसलिए पहले उसको निपटा लिए, अब CD पर ही आना पड़ेगा। अब इजी की कहानी खत्म हो गई। CD, पहले CD वेक्टर बनाओ तो कैसे बनेगा? CD वेक्टर ये रहा, दिख रहा है सबको? CD इधर, यहां फोकस कीजिए, पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा वैसे। CD यहां से यहां इधर। अब ये CD कैसे निकलेगा? देखो तो CD के जो समांतर कोई भुजा है या प्रति समांतर कोई भुजा है वो दिया हुआ है CD के बिल्कुल। ये FA तो कहीं नहीं दिया है, FA तो पूछा है, FA का मान तो नहीं पता हमको, जा मामला फंस गया। AB के लिए ये मैच कर रहा था, जो AB से है वो मैच कर रहा था आपका DE, बस विपरीत में था। आपका जो BC है उससे मैच कर रहा था EF, बस विपरीत में था। अब मुझे CD पूछा गया तो इससे मैच कर रहा है FA, लेकिन FA भी पूछा गया, FA भी नहीं दिया हुआ है। अब क्या करे? अब क्या करे? CD का भी नहीं पता, FA का भी नहीं पता, ये और ये बराबर होता तो इन दोनों का पता ही नहीं है। तो अब सुनना, सबसे पहले जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको मिला दूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से। अगर मैं इसको मिला दूं तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान देना सब बच्चा। AD वेक्टर बराबर AD क्या होगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। बोलो क्या बहुभुज नियम से ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ या ना बोलो। AB वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर को जोड़ना हो तो क्या वो प्रथम के शीर्ष से प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष को मिलाने वाली जो सदिश बन रही है, क्या वो AD वेक्टर होगी? हाँ या ना? AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, क्या ये तीनों क्रमागत है? हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यहां तो हेड टेल है नहीं, हेड टेल हेड टेल। AB वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर, क्या ये तीनों का परिणामी सदिश AD वेक्टर कहना मेरा गलत होगा? हाँ या ना बोलो। क्या ये सही है या कहना गलत है? सही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि AD वेक्टर जो है वो AB प्लस BC प्लस CD के बराबर है? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर क्या AD वेक्टर के बराबर होगा? हाँ या ना? गुड। अब मुझे बताना, क्या AB का मान पता है आपको? यस सर। कितना? A वेक्टर। क्या BC का भी पता है? यस सर। क्या? B वेक्टर। प्लस क्या CD का भी पता है? नो सर। तो ये निकालना है CD। अब मुझे बताओ क्या AD आपको पता है? AD आपको पता है? क्या AD हमें पता है? बताओ। AD हमें पता है। सुनना, आपको पता है ये जो है बीच में जो कहीं पर अगर केंद्र में बनाऊं तो आपको एक बात पता है, अगर मैं इसको O मान लूं, सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि A से लेके O तक जो है वो BC के समांतर है? A से O इतना ही देखो, मैच करो। फिगर में मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ होगा अलग बात है। AO क्या बिल्कुल इसके समांतर चल रहा है? हाँ या ना? अगर बिल्कुल सीधा बनाया होता तो AO बिल्कुल BC के समांतर चल रहा है? हाँ या ना? AO BC के समांतर चल रहा है। तो अगर AO इस B के बराबर है तो फिर OD भी B के बराबर होगा। तो यहां से यहां भी B और यहां से यहां भी B। देखो ये इसके समांतर होगा और इसके समांतर तो ये है, तो अगर ये B है तो ये भी B होगा। यहां भी टोटल मिलके क्या बन गया? और इसके भी तीर ऊपर है, इसके भी तीर ऊपर है, तो दिशा भी सेम है और मान दोनों का बराबर होगा B और B। तो ये B और B मिलके क्या बन जाएगा? 2B वेक्टर। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो CD वेक्टर निकल गया।
देखो ये 2b वेक्टर है ना, मुझे सी डी निकालना है ना, ले आओ इधर 2b वेक्टर माइनस इसको इधर करो, b वेक्टर माइनस इसको इधर करो, a वेक्टर बराबर सी डी वेक्टर। 2b में से b को घटाएंगे क्या बचेगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर सी डी वेक्टर। यही रहा आंसर। ये और ये समांतर है, देख लीजिए BC AO, तो BC और AO जब समांतर है तो ये B है तो ये भी B होगा और अगला भी B होगा, तो ये B और ये B मिलके टोटल कितना हो गया 2B, तो ये 2B लिख दिए AD के जगह पे, CD निकल गया। और एक लास्ट बच गया चौथा नंबर, इसमें भी स्टार लगा लेना। मुझे बताओ क्या CD ऊपर है बिल्कुल इसी के बराबर, FA नीचे है, CD FA, CD ऊपर बिल्कुल इसी के जैसा, FA नीचे। इसमें यही देखना है कि कौन किसके जैसा है। CD ऊपर है FA नीचे है, तो CD जो है वही FA होगा, बस दिशा विपरीत है इसलिए माइनस लग जाएगा। यानी कोई आपसे पूछेगा FA वेक्टर क्या होगा तो आप बोलेंगे माइनस किसका, CD का, तो CD कितना था B माइनस A, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। आंसर खत्म। इसमें यही देखना है कौन किसके बिल्कुल बराबर है। ये भाई साहब इसके बराबर है दिशा में विपरीत, ये भाई साहब इसके बराबर था दिशा में विपरीत, ये भाई साहब इसके बराबर है दिशा में विपरीत, तो CD और FA बराबर है, तो CD और FA बराबर है, बस दिशा विपरीत है। तो CD में था B माइनस A, तो FA में होगा माइनस B माइनस A, और माइनस जब अंदर जाएगा तो A माइनस B बन जाएगा। कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, नहीं आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बस आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था CD वाला, FA तो उसका विपरीत था इसलिए माइनस लगा दिए, सदिश में विपरीत होता है तो माइनस लगाते हैं, आप जानते हैं। कौन कौन सा भुजा बराबर है उससे तुलना करके सॉल्व करते हैं। ये और ये बराबर था तो इसलिए ये A के जैसा हो गया, ये और ये बराबर था इसलिए B के जैसा हो गया, बस चिन्ह बदल गया। इसमें AO आपके BC के जैसा था इसलिए ये B, और यहां से यहां फिर B 2B हो गया। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इसको हल किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी। यस और नो? चलिए फिर कहानी खत्म। यही बहुभुज नियम था, उसके हमने अलग अलग तरीके से करके देख लिया। यही छोटा मोटा कंसेप्ट है बहुभुज पे। अब फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। इतना आप लोग बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक बाय एंड थैंक यू।